लायबिलिटी के लिहाज से कंपनी दो तरह की होती है, एक लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। हमने कहा था लिमिटेड बाय गारंटी में किस तरह लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना कोई बंदा मेंबर बनते वक्त उस कंपनी में शुरू में जो गारंटी देगा उसको कि कल वाइंडिंग अप के मौके पे मैं इतनी अमाउंट ला के कंट्रीब्यूट करूंगा एसेट्स में, तो हमने कहा था कि उस गारंटी लिमिटेड कंपनी में उस मेंबर्स की लायबिलिटी वहीं तक लिमिटेड होगी जितनी उसने गारंटी दी होगी। फिर लिमिटेड बाय शेयर का तो हमें पता चल गया जितने उसने शेयर्स खरीदे होंगे। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था जो लिमिटेड बाय गारंटी है ये प्राइवेट और पब्लिक हो सकती हैं, यानी कि प्राइवेट भी हो सकती हैं। हमने कहा था लिमिटेड बाय गारंटी प्राइवेट नहीं हो सकती, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक होती है। हमने कहा था कि लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल ये प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। इसलिए हमने कहा था कि लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल वो प्राइवेट में हमने मजीद डिस्कस किया था, दो तरह की प्राइवेट हो सकती हैं, सिंगल मेंबर और अदर देन सिंगल। तो जो सिंगल मेंबर थी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें एक मेंबर हो, इसका मतलब पब्लिक कंपनी में कभी कोई एक मेंबर नहीं हो सकता। उसके बाद फिर हमने कहा था कि जो अदर देन सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी है उसमें कहा था कि कम से कम 2 लोग और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग। फिर हमने कहा था कि जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी की जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी अगर आपको याद हो, कि एक तो ऐसी कंपनी जो प्राइवेट ना हो। हमने कहा था कि ये तो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है कि ऐसी कंपनी जो प्राइवेट ना हो, तो हमें फिर इसको समझने के लिए प्राइवेट कंपनी को समझना पड़ा था कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या है। तो हमने कहा था कि प्राइवेट कंपनी में फिर कहा था कि ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स के जरिए उसमें 3 तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हूँ। तो आर्टिकल्स में लिखा हो कि इस कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हो। ये ना हो कि ट्रांसफर के ऊपर प्रोहिबिशन लगा दें, ये खराब हो जाएगा मेरे बच्चे। चीजें जो लफ्ज जहां पे हो उसको ऐसे रखिएगा। एक तो शेयर ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो, फिर हमने कहा था कि मेंबर्स की तादाद के ऊपर लिमिट हो, और जो पब्लिक को जाके शेयर ऑफर करने में प्रोहिबिशन हो। फिर हमने कहा था जो मेंबर्स की तादाद की जब बात हुई थी अगर आपको याद हो, हमने कहा मेंबर्स की तादाद को काउंट करते वक्त 2 चीजों का ख्याल रखना है। एक तो आपने इंप्लॉय काउंट नहीं करने, और दूसरा जो ज्वाइंट शेयर होल्डर होंगे उनको सिंगल मेंबर के तौर पर काउंट कीजिएगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो पब्लिक कंपनी है वो मजीद 2 तरह की होती है, लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है। लिस्टेड कंपनी ऐसी जो स्टॉक चेन पे जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हो। मेरे बच्चे स्टॉक चेन के लिहाज से ही लिस्टिंग और नॉन लिस्टिंग का डिसाइड होता है। अगर स्टॉक चेन पे शेयर ट्रेड हो रहे हैं, सिक्योरिटी ट्रेड हो रही है, तो लिस्टेड। अगर नहीं हो सकते, अलाउ ही नहीं है, तो इसका मतलब वो कंपनी क्या है, वो अनलिस्टेड है। उसके बाद मेरे बच्चे हमने ये भी डिस्कस किया था कि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। हमने कहा था सब्सिडरी कंपनी, हमने कहा था सब्सिडरी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, सब्सिडरी कंपनी ऐसी कंपनी जिस कंपनी के मोर देन 50% शेयर, और वो कौन से शेयर बोला, वोटिंग राइट्स वाले, मोर देन 50% शेयर अगर किसी और कंपनी के पास हो, और उस और कंपनी को हम क्या बोलेंगे, होल्डिंग। या हमने कहा था अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी ना हो रही हो, जैसे बड़े सारे अरेंजमेंट होते हैं कि एक कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी के सिर्फ 20% शेयर हैं। मान लो कि कोई कंपनी होल्डिंग बन गई लेकिन होल्डिंग के पास सिर्फ 20% शेयर थे। सर फिर कैसे बन गई, ये सब्सिडरी और होल्डिंग दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत सब्सिडरी के जो लोग थे इन्होंने इजाजत दे दी होल्डिंग को कि आप हमारी इस कंपनी के ऊपर, सब्सिडरी के ऊपर मेजॉरिटी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। यानी कि अगर शेयर होल्डिंग ना भी हो इतनी, लेकिन अगर दूसरी कंपनी को हम ये इजाजत दे दें कि आप बाय कॉन्ट्रैक्ट, जाहिर बात है कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होगा इस तरह का, अगर शेयर उतने नहीं है तो फिर तो अरेंजमेंट होगा ना कोई। तो वैसे जिसके ज्यादा शेयर्स होंगे डायरेक्टर भी उसी के ज्यादा होते हैं, क्योंकि आगे जाके डिस्कस करेंगे डायरेक्टर्स का इलेक्शन होता है जनरल मीटिंग में, उसमें मेंबर वोट कास्ट करते हैं, उस तरह डायरेक्टर इलेक्ट करते हैं। तो जिसके ज्यादा शेयर्स उसके ज्यादा डायरेक्टर्स भी होंगे। लेकिन एक कंपनी के शेयर्स भी 50% से कम है तो उसके डायरेक्टर 50% से ज्यादा कैसे हो सकते हैं, बाय कॉन्ट्रैक्ट आपस में इन्होंने कोई अरेंजमेंट किया होगा। तो हमने डिस्कस किया था अगर एक कंपनी सब्सिडरी अरेंजमेंट कर लेती है किसी होल्डिंग के साथ कि भैया मेजॉरिटी डायरेक्टर आप अपॉइंट कर लीजिएगा, तो फिर भी वो कंपनी क्या बनेगी, उसकी सब्सिडरी की होल्डिंग। ऐसे फिर हमने डिस्कस किया था कोई ऐसी सब्सिडी भी तो हो सकती है जिसके 100% शेयर ही किसके पास हो, होल्डिंग के पास। तो इस तरह की जो वो होगी वो मेरे बच्चे होली ऑन सब्सिडी कहलाती है, जिसके शेयर्स एक ही बंदे के पास हो। लेकिन मेरे बच्चे एक चीज और देखिएगा, अज्यूम कर लो, समझाने की बात कर रहा हूं ताकि यहीं पे आपको थोड़ा सा पता चल जाए। अज्यूम कर लो ये जो सब्सिडी है ये एक सीएफई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और इसके 100% शेयर्स वो होल्डिंग के पास है। देखो अगर एसएमसी हो ना तो उससे मैं साथ लिखा रहा हूँ सीएफई एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। ये एसएमसी नहीं है, सिंगल मेंबर नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन अगर इस सब्सिडरी के 100% शेयर ही होल्डिंग के पास होंगे और ये सिंगल मेंबर भी नहीं, मुझे बताएंगे इस कंपनी के फिर मेंबर के, इस कंपनी के फिर मेंबर कितने हैं? एक। अगर इस कंपनी की बात करें, इस कंपनी का मेंबर तो फिर एक ही है। 100% शेयर किसके पास है वाला? हाँ, इस चीज की आगे जाके हम एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी की होल्डिंग हो और सब्सिडरी के जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद पूरी ना हो रही हो, तो ये तादाद कुछ एक आधा शेयर किसी और बंदे के नाम पे ट्रांसफर करके
उस कंपनी की तादाद, जो नंबर ऑफ मेंबर हैं, वो पूरे कर लिया करती है। होल्डिंग कंपनी हो और उसकी सब्सिडरी भी हो, एसोसिएट की बात नहीं है। अगर कोई कंपनी किसी की होल्डिंग हो और सब्सिडरी के जो मेंबर हैं वो पूरे ना हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे होल्डी ऑन सब्सिडरी बोल दिया हमने, जब हमने ये तो बोल दिया, अज्यूम कर लो ये पब्लिक कंपनी है, सब्सिडरी एक सीएफई लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, तो फिर हम पढ़ेंगे आगे जाके पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए, प्राइवेट में कितने, कम से कम 2, और जो पब्लिक कंपनी हो उसमें कम से कम 3, और अगर लिस्टेड हो तो 7 होते हैं। वैसे वैसे समझा रहा हूँ अभी मैं, हालांकि वो मेंबर नहीं, वो मामला कुछ और है, लिस्टेड में इससे भी ज्यादा होते हैं, लेकिन हमारे कंपनी एक्ट के इतने ही लिखे होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो ये नहीं कहता लिस्टेड के मेंबर लहदा नहीं बताता और अनलिस्टेड के लहदा नहीं बताता, सिर्फ ये कहता है पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 मेंबर, प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल में कम से कम 2 मेंबर, और सिंगल मेंबर कंपनी में कम से कम 1 मेंबर। बात समझ आ रही है? अगर ये पब्लिक कंपनी है मेरे बच्चे, इसमें कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 3। क्या ये होली ऑन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर ये होली ऑन है तो सर वो अकेली मालिक, तो फिर ये पब्लिक अपने मेंबर कैसे पूरे करेगी? उसको इजाजत है, आगे जाके डिस्कस करेंगे, जब आएगा तो मैं दोबारा लिंक भी कर दूंगा इस चीज से। उसको इजाजत है कि अपने कुछ शेयर, एक आधा शेयर किसी और बंदे के नाम पे रखवा के उसके मेंबर पूरे कर सकती है। याद रखेंगे इस बात को। तो क्योंकि आप लोगों ने तो ये सवाल पूछना नहीं कि सर ये जो सब्सिडरी है अगर ये होली ऑन है, तो सर अगर एक ही मालिक है उसका, तो क्या ये सिर्फ सिंगल मेंबर कंपनी का ही होली ऑन हो सकती है? यानी कि सिंगल मेंबर सब्सिडरी ही क्या होली ऑन हो सकती है, या अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी भी होली ऑन सब्सिडरीज हो सकती है? अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी भी होली ऑन सब्सिडरी हो सकती है। तो फिर तो सर उसका मालिक एक होगा। नहीं, वो जो मालिक एक होगा, जो होल्डिंग कंपनी होगी, वो एक आधा शेयर किसी और बंदे के नाम पे रखवा के, किसी भी चाहे आपने किसी मुलाजम के, चाहे किसी और बंदे के, एक शेयर उसके नाम पे, ताकि वो खाना पूरी पूरी हो जाए। बात समझ आ रही है कि नहीं? उसके बाद मेरे बच्चों को याद होगा हमने पब्लिक सेक्टर कंपनी की बात की थी। हमने कहा था पब्लिक सेक्टर कंपनी एक ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट की है, सादा अल्फाज में। फिर हमने कहा था इसकी निशानी क्या है सर? एक पहले तो हमने ये भी डिस्कस किया था प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक सेक्टर हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी पब्लिक सेक्टर हो सकती है। जिस कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स अगर गवर्नमेंट के पास हो, या वो कंपनी होली ऑन बाय गवर्नमेंट हो, या मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर गवर्नमेंट के पास हो, या उसकी एजेंसी का हमने जिक्र किया था, इस तरह की कंपनीज को मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि ये क्या है, या जो कंपनियां होती ही पब्लिक सेक्टर है, या जो इदारे जो होते ही पब्लिक सेक्टर है, जिस तरह हमने डिस्कस किया स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल वगैरह। बात समझ आ रही है कि नहीं? सर अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट दोनों, एक के पास 30% शेयर और एक के पास 50%, सही होते हैं, ये अलग-अलग होते हैं, इनको अलग-अलग देखना होता ये पब्लिक है। नहीं, क्योंकि देखो, या तो लॉ कहीं कहीं पे हो लिखा हुआ, जैसे टैक्स में ये बात लिखी हुई है। टैक्स में जब हम पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, उसमें ये बात लिखी हुई है कि अगर किसी कंपनी के 50% शेयर, वहां पे मोर देन 50 नहीं, वहां पे पूरे 50 की बात करते हैं। वहां पे वो कहता है कि 50% शेयर्स गवर्नमेंट के पास हो, लिखा हुआ है प्रोविंशियल और फेडरल। वहां पे ये नहीं लिखा हुआ प्रोविंशियल एंड फेडरल। अगर प्रोविंशियल एंड फेडरल लिखा होता तो फिर दोनों को मिला के भी चल जाना था काम। लेकिन और लिखा हुआ, इसका मतलब इसको लहदा लहदा ही समझो। वैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट लहदा इंसान है, लहदा पर्सन ट्रीट होता है, और फेडरल गवर्नमेंट लहदा पर्सन ट्रीट होता है। ले मेरे बच्चों, कोई सवाल ऐसा हो जो आप करना चाहते हो? तो होल्डिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज अनदर कंपनीज होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है? जो किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग हो। लेकिन होल्डिंग वो तभी होगी जब उसकी सब्सिडरी हो। अल्फाज देखो उसके क्या है, कहते होल्डिंग किसको कहते हैं? कहते जो होल्डिंग हो। लेकिन होल्डिंग भी वो तभी होगी अगर उसकी सब्सिडरी हो। यानी कि जिस कंपनी की सब्सिडरी ही ना हो वो कभी भी होल्डिंग नहीं होती। ये कैसे हो सकता है कि किसी बंदे को कह रहा हूं ये देख, वो यार वो देख, किसी का वाला जा रहा है, जबकि उसकी औलाद ही ना हो? वो सोचे। तो होल्डिंग को होल्डिंग कहने के लिए उसकी सब्सिडरी का होना जरूरी है। और मजे की बात है, होल्डिंग को भी सब्सिडरी को भी सब्सिडरी कहने के लिए उसकी होल्डिंग का होना जरूरी है। ले बड़ा, ये रट्टे वाली छोटी छोटी बातें, ये किसी काम की नहीं, आई क्या पूछता तो नहीं, लेकिन एमसीक्यूज के अंदर इसको पूछ सकता है। कोई चीज है तो नहीं की बीच में? पढ़ रहे हो ना साथ साथ? चलो, ले बेटा, अब हम उन अदारों को डिस्कस करने जा रहे हैं, या उन अथॉरिटीज को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कंपनीज को रेगुलेट करते हैं। और सबसे जो मेन अथॉरिटी है वो है मेरे बच्चे एससीसीपी। एससीसीपी के ही आगे कुछ और सब इदारे हैं जिनको हम रजिस्ट्रार कहते हैं। तो मेन अथॉरिटी मेरे बच्चे एससीसीपी। अब देखिएगा मेरे बच्चे, कहता है कमीशन मीन्स, कहीं पे भी लफ्ज जहाँ पे कमीशन आए तो उसका मतलब क्या होगा? एससीसीपी। इसको एससीसीपी भी कहा जा सकता है, इसको कमीशन भी कहा जा सकता है, इसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जा सकता है, जो मर्जी कहते हैं। तो कमीशन मींस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूटेंट है, ये इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस ये इसका एक्ट एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो एससीसीपी है
ये कंपनी एक्ट 2017 में बना हुआ, या मान लो कि 1913 में बना हुआ, या 1984 में, 2016, 17, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब एससीसीपी भी किसी कानून के तहत तो बना हुआ है, और इसका किसी खास स्टैट्यूट के तहत बना हुआ। उस स्टैट्यूट का नाम क्या है? एससीसीपी एक्ट 1997। मुझे ये बताएं, ये कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है? ये बॉडी कॉर्पोरेट है। और ये बॉडी कॉर्पोरेट में 3 थे, उन 3 में ये किस में फॉल करेगा? स्टैट्यूटरी बॉडी। एक तो मेरे बच्चे कंपनी खुद थी ना, एक जो मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट होकर पाकिस्तान में काम कर रहे, ये बनी तो पाकिस्तान में ही है ना, तो ये तीसरे में आएगा, जो पाकिस्तान में क्या थे? स्टैट्यूटरी बॉडीज। ले बेटा, इस तरह कोई भी आपको कोई भी इस तरह का नजर आए, हमेशा देखा करो ये किस कानून के तहत बना हो, वो आपको बताएगा ये कंपनी है या नहीं है। अगर ये भी बना था कंपनी एक 2017 में, तो फिर ये हमारे नजदीक एससीसीबी भी क्या था? एक कंपनी था। लेकिन अब ये क्या है? एक कॉर्पोरेशन है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। ले बेटा, इसमें जरा देखिएगा इसके ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऑफिस, इसके पावर एंड फंक्शंस। रट्टे वाली बात है, इसमें कुछ याद नहीं करना, बस आपने छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता देता हूँ। क्या ये जो एससीसीपी है, ये कब मेरे बच्चे, ये किस कानून के तहत बना? 1997 में। और इसने काम करना शुरू किया 1 जनवरी 1999 को। लेकिन मेरे बच्चे, कंपनी तो 1 जनवरी 1999 से पहले भी थी। क्या कंपनी उस वक्त भी तो पर्सन थी? क्या उनको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी तो इससे पहले भी होगी? तो एससीसीपी का जो पुराना नाम था वो था कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी। एससीसीपी का जो पुराना नाम था वो था कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी। देखो, एससीसीपी बना है एससीसीपी एक्ट 1997 को, लेकिन ये ऑपरेशनल कब हुआ? 1 जनवरी 1999 को। अब देखो एमसीक्यूज के अंदर जब वो पेपर में बनाएगा ना एमसीक्यूज, तो अगर हमने गौर नहीं की होगी, वो उसमें ये लाइन तो उसने ऊपर लिख देनी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये स्टैब्लिश हुआ है एससीसीपी एक्ट 1997 के तहत। नीचे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे। अच्छा बताएं, ये कब ऑपरेशनल हुआ था? वो कहेगा 1 जनवरी 1997 को, 1 जनवरी 1998 को, 1999 को, 1996 को। तो हमें लग रहा होगा कि अब देखो, जिसने गौर नहीं किया होगा वो कहेगा एससीसीपी बना 1997 को, तो सारी का बात है कि कहीं ना कहीं उसी उसमें ही शुरू हो गया होगा, है? या जब 1997 को हुआ होगा तो 1 जनवरी 98 को शुरू हो गया होगा, इसकी यानी कि ऑपरेशनल हो गया होगा। तो याद रखिएगा ये कब ऑपरेशनल हुआ था? 1 जनवरी 1999। ये रट लेना मेरे बच्चे, जो भी है, इस तरह की बात कोई लॉजिक नहीं, लेकिन फिर भी। उसके बाद इसने किस अथॉरिटी को रिप्लेस किया है? इससे पहले हुआ करती थी सीएलए, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी, यानी कि एससीसीपी से पहले कौन सी अथॉरिटी हुआ करती थी? सीएलए। यानी कि शायद उस वक्त आप हो ना, और मोस्टली आप थे ही नहीं, आप सारे लोग। सीएलए का जब दौर था उस वक्त देखो ना, ये 1999 से पहले जो अथॉरिटी थी, अब मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई भी ऐसा बंदा हो जिसकी ये पैदाइश हो, यानी कि 90s की पैदाइश हो। लेकिन फिर भी हो सकता कोई बुजुर्ग हो, क्योंकि इस मामले में कोई नहीं बोला। नहीं नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं सर, मैं हूं ना। कहता इट हैज बीन वेस्टेड विद एडुकेट ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अच्छा, इसको ना बड़ी हद तक हमने खुद मुख्तारी दी हुई है। खुद मुख्तारी किन किन चीजों? खुद मुख्तारी यानी कि यहाँ पे इसमें इंटरवेंशन नहीं होती, गवर्नमेंट की तरफ से इंटरवेंशन नहीं है। किस मामले में? ऑपरेशनल मामला में। यानी कि खुद अपने मामला खुद ऑपरेशनल मामला को देखते हैं, गवर्नमेंट के अंदर नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव मामला, इसी तरह फाइनेंशियल मामला भी सेम मामला आई कैप के हैं। यही लाइन किसके लिए बोली जाती है? आई कैप के लिए। पहले आई कैप जाता था, आई कैप गवर्नमेंट से पैसे मांगा करता था तो सेमी गवर्नमेंट टाइप का ना। उन्होंने कहा भाई क्या मुंह उठा के आ जाते हो, चलो अपने मामला खुद देखो। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपने मामला खुद देखने शुरू कर दिए, और माशाल्लाह फीस जो है आपकी पेपर की वो सारा कुछ एनुअल ये वो सारा कुछ करना शुरू कर दिया। अब उनके पास इतना पैसा है, क्योंकि हमने कौन सा एक पेपर एक ही दफा पास करना होता है, कमेटियां लगा रखी हैं, एक एक पेपर की 4-4 5-5 दफा फीस जमा कराते हैं। तो अब माशाल्लाह उसके पास फाइनेंशियल इतने पैसे वो इन्वेस्ट करते हैं उधर, इन्वेस्टमेंट से भी कमाते हैं, बथेरा कुछ है। तो आई कैप को भी सेम, उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं है, उसको खुद मुख्तारी है ये सारे मामला के अंदर। वो खुद अपने लॉज वगैरह जो भी है आर्टिकल्स को चेंज करके सिर्फ जाके गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं, भैया आप अपने साइन कर दो। गवर्नमेंट और कुछ नहीं कर सकती, जो इन्होंने कहा होगा, जो डिसाइड किया होगा, सिर्फ जाके उनको क्या पता आप लोग क्या क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। ये खुद ही इनकी काउंसिल जो भी पॉलिसीज हो, जो बाई लॉज में चेंज करना हो करती है, जाके सिर्फ इन्होंने क्या करना होता है? कैबिनेट से अप्रूव करवाना होता है। वहां पे ये नहीं होता कि कैबिनेट इस पे बहस हो, वो सारा कुछ हो रहा हो। इसमें क्या बहस करेगा कोई? किसको क्या पता क्या मामला था? आई कैप है कि पीआरसी में साल में पास करना होता, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एससीसीपी हेड ऑफिस इज द फेडरल कैपिटल। अच्छा, अब देखिएगा मुझे इस ऑफिस की बात होने लगी, ये पता चल गया ना किसको रिप्लेस किया। ये इंपॉर्टेंट है, सीएलए को, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को। कब मेरे बच्चे फंक्शनल हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो ये, और इसको किस तरह का खुद मुख्तारी दी गई है, एमसीक्यूज के अंदर पूछ रहेगा। तो 3 लफ्ज ये ध्यान रखिएगा, इनमें से एक लफ्ज चेंज करके आपसे एमसीक्यूज बनाता रहेगा। किसी में एक लफ्ज कम कर देगा, इतना ध्यान रखवाता है वो, कहता है एक लफ्ज कम भी हो इसमें, खाली अगर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, एक में ऑप्शन में होगा, एक में होगा ऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव, एक में होगा खाली मान लो कि फाइनेंशियल, एक में तीनों लिखे होंगे, तो कौन सा सही होगा इसमें? लेकिन तीनों का तो तभी पता होगा जब गौर से पढ़ा होगा कि तीनों होंगे या दो हैं या एक है। याद रखोगे इसको, लो बेटा। अब अगली बात आ गई ऑफिस की। इसके मेरे बच्चे टोटल जो एससीसीपी के ऑफिस हैं 9, टोटल ऑफिस कितने हैं? 9। इसमें से एक है हेड ऑफिस, एक है हेड ऑफिस, और 8 हैं इसके रीजनल ऑफिस। यानी कि ये जो रीजनल ऑफिस, ये भी क्या है? ये एससीसीपी के ही हैं। एक हेड ऑफिस और 8 रीजनल ऑफिस। ये जो रीजनल ऑफिस होते हैं, यहाँ पे जो बंदा बैठा होता है एससीसीपी के अंदर, उसके लिए लफ्ज बोलते हैं रजिस्ट्रार। ये बंदा बहुत लफ्ज इसका बोला जाएगा। कंपनी रजिस्टर्ड पानी किसके पास जाके करवानी? रजिस्ट्रार के पास। ये काम करना किसके पास जाके करना है? रजिस्ट्रार के पास। तो मेरे बच्चे इसको बोलते हैं कंपनी रजिस्ट्रार। क्या बोलेंगे इसको? ये खैर कंपनी लफ्ज ना भी बोले, इसको खाली रजिस्ट्रार बोले, क्योंकि एक और रजिस्ट्रार भी आएगा, जब वो आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। लो बेटा, एससीसीपी के टोटल ऑफिस कितने हैं? 9। हेड ऑफिस 1, और रीजनल ऑफिस कितने हैं? 8। अब पेपर में ध्यान रखिएगा, अगर तो रीजनल ऑफिस का पूछ रहा हूं कितने हैं तो 8 बताना है, अगर टोटल ऑफिस का पूछ रहा हूं तो कितने हैं? 9 बता दीजिएगा, क्योंकि उसमें एक हेड ऑफिस। अब अगली बात आएगी, ये जो 8 रीजनल ऑफिस हैं, ये कहां कहां पर है? एक तो इस्लामाबाद में ही है, जहां पे हेड ऑफिस भी इस्लामाबाद में, रीजनल ऑफिस भी एक इस्लामाबाद में है। क्या कह रहे? हाँ, हर सूबे का रीजनल है, बिल्कुल ऐसे ही। क्या सादा अल्फाज में जो 8 रीजनल ऑफिस है ना, वैसे मैं बच्चों को समझाने के लिए कह दिया करता था, जहां जहां से हमारी पीएसएल की टीमें आई है ना, 6 तो वहीं पे है, और 2 मेरे बच्चे बड़े जो सनती शहर हैं, एक फैसलाबाद और एक सक्खर, ये 2 उससे हटके हैं, यानी कि कराची का सक्खर और पंजाब का फैसलाबाद। 2 शहर ये वाले हैं, बाकी 6 की 6 पीएसएल की टीमें। एक लाहौर है, इस्लामाबाद है, कोयटा है, कराची है, पेशावर है, मुल्तान है। तो मेरे बच्चे ये सारे के सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वो खैर कभी उसने लिखवाया नहीं, लेकिन बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता। क्या बताओ इसके ऑफिस कहाँ कहाँ पे हैं? तो अल्लाह माफ करे, 48 49 से बेहतर है कि इसको हम गौर से देख लें। ले बेटा, अगली बात आ गई पावर्स एंड फंक्शंस। एससीसीपी बहुत तगड़ा इदारा है, एससीसीपी बहुत तगड़ा इदारा है, इसको 3 जगहों से ताकत मिलती है। एससीसीपी इसलिए मेरे बच्चे तगड़ा इदारा है, इसको 3 जराए से ताकत मिलती है। एक तो एससीसीपी का जो अपना एससीसीपी एक्ट है 1997, एससीसीपी एक्ट जो 1997 है मेरे बच्चे, ये इसको बड़ी सारी पावर्स देता है। इसमें बड़ी सारी पावर्स लिखी हुई है, एससीसीपी ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। उसके बाद मेरे बच्चे जो हमारा कंपनी एक्ट 2017 है, कंपनी एक्ट 2017 है, इसमें बड़ी सारी पावर्स हम जगह जगह पे देखेंगे। ये काम करना है तो जाके एससीसीपी से इजाजत लें, लाइसेंस लेना है एससीसीपी से, ये इजाजत लेनी है तो एससीसीपी से। तो बड़ी सारी पावर मेरे बच्चे इसकी एससीसीपी को कंपनी एक्ट 2017 से भी मिलती है। और उसके बाद इंसानों को रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट के पास भी पावर होती है, लेकिन पार्लियामेंट अपनी पावर इस इंसान को, आर्टिफिशियल पर्सन को मैनेज करने वाली, वो सुपुर्द कर देती है एससीसीपी के। यानी कि गवर्नमेंट की पावर भी मेरे बच्चे इसको मिल जाती है, कि जो इख्तियार गवर्नमेंट के पास है कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, गवर्नमेंट पकड़ के किनको दे देती है? एससीसीपी को। भैया हम तो वेले नहीं, हम ये नेचुरल पर्सन को जरा सीधा कर रहे हैं, इनके सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, तो इसके पीछे आप पड़ जाओ, ये आप जानो, आपका काम जाने। तो जो देखो, अब 3 जगहों से मेरे बच्चे एससीसीपी को पावर मिलती है। कहां कहां से? गवर्नमेंट से, कंपनी एक्ट 2017 से, और एससीसीपी एक्ट 1997 से। याद रखेंगे इस बात को। तो मेरे बच्चे हो सकता पूछ रहे इस तरह की बात। कमीशन शैल एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म सच फंक्शन, जो कि कंपनी एक्ट 2017 ने रखे वहां से भी। और पावर एंड फंक्शन ऑफ एससीसी कंपनी एक्ट 2017 आर इन एडिशन टू पावर एंड फंक्शन ऑफ द कमीशन अंडर द एससीसीपी एक्ट 1997। यानी कि मेन तो पावर इसको मिली हुई है 1997 के अंदर, लेकिन बड़ी सारी पावर कंपनी एक्ट 2017 ने दे दी। कहता है ये जो कंपनी एक्ट 2017 की पावर्स हैं जो एससीसीपी इख्तियारात इस्तेमाल करता है, वो इन एडिशन है जो उसको कहां से मिले थे? अपने एक्ट 1997 के अंदर। और उसके बाद तीसरा कौन आ गया बोला? गवर्नमेंट। कहता है कि एससीसीपी हैज बीन इन्वेस्टेड विद अ लॉट ऑफ पावर अंडर द कंपनी एक्ट 2017, जो भी है। एससीसीपी हैज गॉट पावर टू रेगुलेट द अफेयर ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, जो भी है। और लॉ एंड वेस्टेड वेरियस पावर टू एससीसीपी, law has vested various power to SCCP, and also federal government is empowered to vest its power to SCCP। यानी कि जो तो ये जो हैं कंपनी एक्ट या SCCP एक्ट,
इन्होंने तो इसको पावर दी ही दी है, तो गवर्नमेंट ने भी बड़ी सारी पावर इसको, फेडरल गवर्नमेंट ने इसको बड़ी सारी पावर वेस्ट की हुई है। और काम करती है कंपनी चेक करने की, वो अपनी एसएससी पे अपनी पावर लगाएगा, लॉज लगाएगा या किसके लगाएगा, गवर्नमेंट? कंपनी को ऊपर तो लगता है कंपनी एक्ट 2017, जो कंपनी कंपनी एक्ट 2017 की बात नहीं मानेगी, या गवर्नमेंट ने कुछ और रेगुलेशन बना रखी हो, जैसे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, खैर वो भी तो एसएससी बना रहा है ना, इस तरह की चीजें जो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई रिक्वायरमेंट हो ना, कि मान लो कि टैक्स दे पे करेगी 29% फलाना करेगी, है इस तरह का, तो गवर्नमेंट की रेगुलेशन है टैक्स भरना। इन्वायरमेंटल की रेगुलेशन पूरी करना कंपनी के लिए, वो गवर्नमेंट की रेगुलेशन है। इसी तरह मान लो कि लेबर लॉज को पूरा करना गवर्नमेंट की रेगुलेशन है। ये जो गवर्नमेंट की ये रेगुलेशन है ना, वो भी किसको दे देते हैं इख्तियार में, एसएससी के। आप ही चेक करो कि लेबर लॉज को, इन्वायरमेंटल लॉज को, बाकी जो लॉज हैं उनको पूरा कर दिया करेंगे, तो फिर उसको वो भी देखती है। ले बेटा रजिस्ट्रार, अभी हमने डिस्कस किया था कि एसएससीपी के कितने ऑफिस हैं, 9 टोटल, और रीजनल ऑफिस 8। जो 8 रीजनल ऑफिस हैं वहां पे कौन बैठा होगा, रजिस्ट्रार। रीजनल ऑफिस में अगर आप कभी जाएं और वहां पे आपका सामना हो किसी रजिस्ट्रार से, तो कहता है कि रजिस्ट्रार किस किस नाम से वहां पे आपके सामने आ सकता है, तो उसको रजिस्ट्रार ही समझना। ये ना हो कि एज्यूम कर लो आप किसी रीजनल ऑफिस में गए और वहां पे जाके कोई बंदा बैठा हो, तो उसको कहा कि सर आप कौन हो, उसने कहा कि सर मैं एडिशनल रजिस्ट्रार हूं, आप उसको कहेंगे मुझे रजिस्ट्रार से मिलाओ। या वहां पे बैठा हो एडिशनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार, या ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार आर सच अदर ऑफिसर एज मे बी डेजिग्नेटेड बाय एससीसीपी। कहता है कि उन ऑफिस के अंदर इन ओहदों के साथ कोई भी बंदा बैठा हो उसको हल्का ना लेना, ये रजिस्ट्रार ही होते हैं, चाहे नाम इसके ये रखे हो। तो रजिस्ट्रार मींस एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल ज्वाइंट, ज्वाइंट असिस्टेंट, डिप्टी, ये सारे रजिस्ट्रार क्या है, ये जो भी होते हो ये सारे क्या कहलाते हैं, रजिस्ट्रार। यानी कि रजिस्ट्रार की डेफिनेशन में कौन कौन आ रहा है, ये सारे लोग रजिस्ट्रार की डेफिनेशन में आते हैं, या कोई और ऑफिसर, कोई और बंदा भी उसमें उस ऑफिस के अंदर, जिसको एसएससी भी डेजिग्नेट करते कि भाई तू भी कौन है वहां पे, रजिस्ट्रार। जैसे हमारे मुल्क में एक था वजीर आजम, एक और बंदा कह रहा था सर ले इसको वजीर आजम बना दे, उन्होंने कहा कि जा तू भी डिप्टी वजीर आजम। ओके, तो यहाँ पे अक्सर इस तरह के ओहदे बांट दिए जाते हैं कि भाई तू, अच्छा तू रह गया, चल तेरा भी कोई ओहदा दे देता है तुझे। मैं कहा कि सर चले, आपने हमें इतने बड़े ओहदे पे दिया तो हम भी आपको एक बहुत बड़ा ओहदा देने जा रहे हैं, उस ओहदे की पूरी दुनिया में धूम होगी, क्या याद करेंगे सर, ये लेन देन चला आ रहा है मेरे बच्चों। ले बेटा नेक्स्ट देखिएगा, आपको लग रहा होगा सर वो नाम बोलेंगे ना। अभी मैं गायब नहीं होना चाह रहा हूँ कुछ, अब बैच की फिक्र है, मेरे छोटे छोटे बच्चों की फिक्र नहीं है। कि सर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं सर, उनकी हमें भी फिक्र है, समझ गए, चलिए। नहीं बेटा, रजिस्ट्रार की पावर्स एंड ड्यूटीज। अब रजिस्ट्रार की पावर्स एंड ड्यूटीज मेरे बच्चे हो सकता है पेपर में पूछ ले, और अगर उसने पूछ ली तो आपको कोई 4 से 5 पावर्स तो यहीं पे मिल जाएंगी, लेकिन आपके पूरे सिलेबस के अंदर पावर बिखरी पड़ी है। और आई कैप को आजकल बड़ी इस तरह की चीज पसंद है, वो चाहता है कि बच्चे पूरी किताब में से कुछ चीजें ढूंढ ढूंढ के मुझे बताएं। अगर उसने रजिस्ट्रार की कोई 6-7 नंबर की भी पावर पूछ ली ना मेरे बच्चे, इसमें भी बड़ा सारा मार्जिन होगा, जगह जगह पे आपको बताया जाएगा ये काम भी जाकर रजिस्ट्रार से पूछना है तो जारी बात उससे करना है, तो ये किसकी पावर है, ये रजिस्ट्रार की पावर है। नाम चेंज करवाना है तो किससे पूछना है, रजिस्ट्रार से पूछना है। ये फलाना काम करना है आपने रजिस्ट्रार से, किताबें कहीं और रखनी है रजिस्ट्रार से। तो जगह जगह बिखरी हुई पावर जो मिलेंगी, यहाँ पे चंद एक है, ये याद रखना, ये हतमी पावर्स नहीं है, कभी पूछा नहीं लेकिन फिर भी तैयार रहिएगा मेरे बच्चों। तो पावर्स एंड ड्यूटीज कौन कौन से रजिस्ट्रार की, द पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार स्टार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। यानी कि सबसे पहले जो पावर कह लो चाहे इसको ड्यूटी कह लो, कंपनीज को रजिस्टर करना ये रजिस्ट्रार की पावर में आता है। अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हो कंपनी को, तो किस बंदे के पास जाएंगे आप लोग, रजिस्ट्रार, एससीसीपी के पास नहीं जाते। देखो जब हम कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो किसके पास जाते हैं, रजिस्ट्रार के पास। ये बड़ा वाजे करके आपको बता रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज के मामला को ये देखता है, जब हम कंपनी को रजिस्टर करवा रहे हैं तो उसके लिए जो डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं एससीसीबी वसूल नहीं करता, वो रजिस्ट्रार ही वसूल करता है। और उसके बाद ही कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। मेरे बच्चे इसका पूरा चैप्टर नंबर 7 हमने पूरा जाके पढ़ना है, ये मॉर्गेजेस एंड चार्जेस क्या होते हैं। अभी सिर्फ लफ्ज वैसे आप याद रख लीजिएगा, जब हम किसी से उधार लेते हैं तो उधार के बदले में हमने कोई सिक्योरिटी भी देनी होती। मान लो कि मैं आपसे उधार मांगता हूं, आपको लग रहा होगा कि राणा साहब पैसा वापस नहीं करेंगे, तो सर से कोई सिक्योरिटी भी ले लेते हैं। तो सिक्योरिटी हमारी 3 तरह की होती है, एक प्लेज, मॉर्गेज और चार्ज। ये सारा मेरे बच्चे हम जाके चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे।
जितनी कंपनी ने लोगों से उधार लिए और अपने जिस जिस एसेट पे, अभी बस इतना याद रखना, सिक्योरिटी के तौर पे जिस जिस एसेट पे मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट करवाया होगा, उसका एक प्रॉपर रजिस्ट्रार के पास भी रजिस्टर बना होता है। यानी कि अगर सीएफए कंपनी है ना, सीएफए ने अगर उधार लिया और आपने इस एसी के ऊपर या अपने इस पंखे के ऊपर या अपनी इस बिल्डिंग के ऊपर अगर कोई मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट करवाया हुआ, तो रजिस्ट्रार के पास वहां पे उसके पास एक रजिस्टर पड़ा होगा, उस पर लिखा रहा होगा। ये क्या होता है, इसकी डिटेल सारी हम चैप्टर नंबर 7 में जाकर डिस्कस करेंगे। बस अभी इतना दिमाग में रखिएगा, रजिस्ट्रार के पास एक मॉर्गेज और चार्जेस का एक प्रॉपर रजिस्टर बना पड़ा होता है। और वो क्या कर सकता है, वो कंपनी के किसी भी ऑफिसर को, ये भी पावर है उसके पास, वो कंपनी के किसी भी ऑफिसर को कॉल कर सकता है, सर हाजिर हूं। और जब वो उसको बुला रहा हो, साथ उसको ये भी कह सकता है, सर कुछ डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन भी साथ लेके आइएगा। उससे कोई एक्सप्लेनेशन भी मांग सकता है। ये जब चाहे कंपनी में जाके छापा मार के वहां पे जो किताबें पड़ी हुई हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, उनको सीज कर सकता है। और उस वक्त तक सीज करके रख सकता है अपने पास, जब तक कमीशन उसको इजाजत दे। बात समझ आ रही कि नहीं? ये कुछ पावर यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे इसलिए डिटेल में नहीं बता रहे, ये सारी बातें आगे आ जाएंगी। कहीं बिखरी हुई कुछ और पावर्स भी मिल जाएंगी मेरे को। ये सिर्फ आपके याद करने वाली बातें हैं मेरे को, और कुछ नहीं। ले मैडम, आज के बाद आपकी किताब में कहीं पे भी लफ्ज आए डायरेक्टर आर अदर ऑफिसर, डायरेक्टर आर चीफ, डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव आर अदर ऑफिसर, कहीं पे लफ्ज किसी सूरत में भी ऑफिसर का आ जाए, तो याद रखिएगा ऑफिसर का मतलब क्या होगा। ऑफिसर में कौन कौन शामिल है? इंक्लूड्स, डायरेक्टर भी शामिल होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी, आर अदर ऑथोराइज ऑफिसर ऑफ ए कंपनी। ये नाम याद रखिएगा, एमसीक्यू के अंदर पूछ सकते हैं। बताओ ऑफिसर में कौन लोग शामिल होते हैं, नीचे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे। तो बड़ा ध्यान रखिएगा कि ये सारे के सारे ये लोग ये ऑफिसर की डेफिनेशन में आते हैं, ना इनसे कम ना इनसे ज्यादा। जब आप ऑप्शन रख रहा होगा, हाँ इसमें कुछ आगे जाके कुछ ऐड होंगे लिस्टेड कंपनी के मामले में, जब वो लिस्टेड कंपनी में ऐड होंगे फिर आपको बता दिया जाएगा। लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन जब पढ़ेंगे ना, उसमें 1-2 और भी ऐड होगा इसके अंदर। जनरली ऑफिसर का मतलब क्या है, ये लोग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ, सेक्रेटरी, इस तरह के लोग ये ऑफिसर कहलाएंगे। ले बेटा, उसके बाद कहता है कि जब आप लफ्ज बोर्ड पढ़ेंगे ना अपने पूरे सिलेबस के अंदर, तो बोर्ड का मतलब क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चाहे उसको बोर्ड कह दो, चाहे उसको बीओडी कह दो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह दो, चाहे खाली डायरेक्टर कह दो, तो इसका मतलब क्या होगा, बोर्ड की बात हो रही है। द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर, जब जब डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग क्या करेंगे उसके लिए लफ्ज बोला करेंगे ये बोर्ड मीटिंग है। जब मेंबर्स की मीटिंग हुआ करेगी उसके लिए लफ्ज बोला करेंगे ये जनरल मीटिंग है। अगर चाहिए चैप्टर नंबर 3 में जाके हमने यही सारा डिस्कस करना है कि डायरेक्टर्स के क्या मामला होते हैं। चैप्टर नंबर 8 में जाके मेंबर्स की मीटिंग का जिक्र करेंगे। बस आज के बाद आपको इतना पता होना चाहिए, डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग कहते हैं, और जब मेंबर्स जिनके पास वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं उनकी मीटिंग्स को क्या बोलते हैं, जनरल मीटिंग। तो डायरेक्टर्स की मीटिंग बोर्ड मीटिंग, मेंबर्स की मीटिंग जनरल मीटिंग। तो ये खैर आनी तो आगे है, लेकिन बहरहाल वो बता रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना मेरे को। तो बेटा इंतहाई है आई कैप की फेवरेट डेफिनेशन के मेंबर की डेफिनेशन बताओ, मेंबर किसको कहते हैं? ले बेटा तो देखिएगा, अज्यूम कर लो ये वो लोग हैं जो सोच रहे हैं ऐसा करते हैं, कंपनी बनाते हैं, सोच रहे हैं अभी कंपनी बनाते हैं। अच्छा इन्होंने कहा कि सोचना ही क्यों, चल यार बना ही लेते हैं। इन्होंने क्या किया होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करना शुरू कर दी इन्होंने। जब ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे आगे जाके पढ़ेंगे, मेमोरेंडम होगा, आर्टिकल्स होंगे, अदर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ अंडरटेकिंग्स होंगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का पलंदा उठा के लेकर जाएंगे। अच्छा फिलहाल अभी मैं रोक रहा हूँ, माजरत वापस। हम सब लोग कंपनी बनाने जा रहे हैं, ये लोग ये हम लोग ही हैं, हम कंपनी बनाने जा रहे हैं। जब कंपनी बनाने जाएंगे मेरे बच्चे, उसके लिए जाहिर बात है कि शुरू के अंदर कुछ आइडिया शाइडिया वो सारा कुछ हम सोचेंगे। उसके बाद हम कहते हैं कि चलें ऐसा करते हैं, करवाते हैं रजिस्टर्ड इस कंपनी को। हमने उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने शुरू कर दिए, उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने शुरू कर दिए। जब डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे होंगे ना, ये जो मेमोरेंडम है ना, चैप्टर नंबर 2 में जाकर डिस्कस करेंगे इसको। मेमोरेंडम में एक क्लॉज होगी, उसका नाम होगा ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज। जब पढ़ेंगे तो फिर मुझे पता चलेगा, मैं दोबारा रेफर कर दूंगा यहाँ। ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज, इसमें क्लॉजेस होती हैं, यानी कि 6-7 पॉइंट्स होते हैं, इस तरह कह लें अभी। क्लॉज का मतलब सेक्शन जिस तरह होते हैं ना आम लॉ में, यहाँ में उसके लफ्ज क्या बोलेंगे, क्लॉज। तो मेमोरेंडम में 6-7 क्लॉजेस होती हैं। उसमें एक क्लॉज का नाम है, जैसे नेम क्लॉज है उसमें नाम लिखा होता है, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज उस पर रजिस्टर ऑफिस लिखा आएगा। एक क्लॉज होगी उसका नाम क्या होगा, ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज। अज्यूम कर लो कि मैं वो बंदा हूं जिसको आपने जिम्मेदारी दे रखी है कि राणा साहब, जब आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम लिखने लगे थे, आपने कहा कि सर आप लॉयर भी हैं, आप ऐसा करें आप मेमोरेंडम और आर्टिकल लिखना शुरू कर दें, आप बनाएं। हम बैठे बैठे हैं यहाँ पे आपके पास। मैंने कहा कि ठीक हो गया, मैं बनाना शुरू कर दिया।
जब मैं ऑथराइज कैपिटल क्लॉज में आऊंगा ना मेमोरेंडम की, अब मैं आपको कहूंगा भाई यहाँ पे एक दिक्कत है, लॉ कहता है कि यहाँ पे अब ये जो जितने लोग कंपनी बनाने में शामिल हैं, इनका अभी तक जो नाम होगा, इनके लफ्ज बोलते हैं प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। क्या लफ्ज बोलेंगे? प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, वो लोग जो कंपनी बनाने में शामिल हैं। अब मैं आपको कहूंगा भाई आप लोग जो सारे बैठे हो यहाँ पे, कानून की एक रिक्वायरमेंट आ गई है। आपने कहा कि सर क्या रिक्वायरमेंट है? मैंने कहा कि यहाँ पे अब जितने लोग इस कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं, तो उनको अब यहाँ पे अपने इरादे लिखवाने पड़ेंगे। इरादे क्या है कि आप बताएं आप कंपनी के कितने कितने शेयर्स लेंगे। हर कोई बंदा अपना अपना इरादा लिखाओ। कोई कहता है कि सर अगर ना करें इसको, मैंने कहा कि नहीं, मेमोरेंडम कंप्लीट नहीं होगा, ये करना पड़ेगा। अब आप लोगों को ये काम करना है, बताएं आप में से हर बंदा कितने कितने शेयर्स लेगा इस कंपनी के। वो तो हमने देख लिया होगा ना, अथॉराइज कैपिटल कितना है, उसको हमने नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर लिया होगा, हर शेयर की एक वैल्यू डिसाइड कर ली होगी। जब ये कर लिया, अब साथ ही मैंने अगली बात बोली, भाई ये तो हमने डिसाइड कर लिया ₹1,00,000 कैपिटल, उसको 10-10 रुपए के हमने 10,000 शेयर में डिवाइड कर लिया है। अब आपकी जिम्मेदारी, अब मुझे बताओ हर बंदा में से कितने कितने शेयर्स लेगा। तो अब एक बंदे ने सवाल किया, सर अगर मैं इरादा लिखवा देता हूँ, मान लो मैं कह देता हूँ मैं 100 शेयर लूंगा, 10 रुपए का एक शेयर अज्यूम कर लो, तो सर 1,000 बनता है, तो सर ये क्या मुझे अभी देना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम जाके रजिस्ट्रार को जमा करवा देंगे। जिस दिन हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, उस दिन ये पैसा आपकी तरफ ड्यू हो जाएगा, और आपने कंपनी को जमा करवाना होगा। यहाँ पे दिन छिन नहीं है, 30 दिन के अंदर अंदर। हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं, वैसे बता रहा हूं आपको कि जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड होगी उसके कितने दिनों में आपने पैसे जमा करवाने हैं? 30 दिन के। पहले था सिलेबस में, इन्होंने उसमें से निकाल दिया, 2-3 अटेम्प्ट पहले। जब ये मैंने बात की ना कि जितने आप इरादे लिखवाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा, जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी ये पैसे कंपनी को जमा करवाने पड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया यहां तक तो ठीक था, ये शेयर शू लेने वाला काम हम नहीं करेंगे। कुछ लोग आप में से दरवाजा खोला और चले गए यहाँ पे। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने अपने यहाँ पे नाम लिखवाया, सर मेरा नाम मिस्टर ए है, मेरे नाम के सामने सर 50 शेयर लिख दें। मैंने कहा कि देखिए 50, 10 और ये आपका 500 रुपया हो गया। किसी ने कहा कि सर मेरा नाम बी है, मेरे सामने 100 लिख दो, सर मेरे सामने नाम के सामने 200। इस तरह सबने इरादे लिखवा दिए। अब मेरे बच्चे ये सारा हमने मेमोरेंडम आर्टिकल सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और जाकर रजिस्ट्रार को जमा करवा दिए। रजिस्ट्रार को जब जमा करवा दिए तो रजिस्ट्रार ने, अजीम कर लो ये इनमें कोई गलती गुलती भी हो सकती है, वो डिस्कस करेंगे आगे जाके। रजिस्ट्रार ने हमारे इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया और हमारी कंपनी को रजिस्टर्ड कर दिया। आज अजीम कर लो 21 जून को हमें खबर मिली कि आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड कर दिया गया है। जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, ये जो जिन लोगों ने पहले सिर्फ इरादे लगवाए थे, कंपनी तो उस वक्त थी नहीं। कंपनी किस दिन बनी है बोला? 21 जून को कंपनी तो इस दिन बनी है ना। वो पर्सन जो अलहदा पर्सन था वो तो आज वजूद में आया है, पहले तो हम कोशिश कर रहे थे कंपनी को बनाने की। जिस दिन अब ये कंपनी बन गई है, ये जो लोग जिन्होंने इरादे रखवाए थे मेमोरेंडम के अंदर, ये लोग उस कंपनी के पहले पहले मेंबर बन जाएंगे। और इन लोगों का नाम खास रखा जाता है, इनको कहते हैं सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। ये वो लोग हैं जो कंपनी के बानी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी बनाते वक्त ही अपने नाम शुरू में ही सब्सक्राइब कर दिए थे। अभी बनी नहीं थी, मेमोरेंडम जब बन रहा था उसी वक्त अपने नाम क्या करवा दिए थे, बीच में सब्सक्राइब कर दिया, सब लिखे हमारा नाम। और फिर जब ये कंपनी बन जाती है उस दिन ये पहले पहले उस कंपनी के मेंबर कहलाते हैं। और जो पहले मेंबर्स होते हैं उस कंपनी के, जिन्होंने नाम शुरू में लिखवा दिया था मेमोरेंडम के अंदर, इनके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। ये जब तक कंपनी जिंदा रहेगी, मेमोरेंडम में इन लोगों के नाम हमेशा जिंदा रहेंगे। चाहे ये अगले दिन शेयर्स भेज दें, जब कंपनी बन गई शेयर्स भेज दें, लेकिन क्योंकि मेमोरेंडम में इनके नाम कभी बीच में से रिमूव नहीं किए जाते, ये पक्के पक्के होते हैं। याद रखेंगे मुझे, 1000 साल भी कंपनी चले, इन लोगों के नाम मेमोरेंडम में उसी तरह आ रहे होंगे, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम के तौर पे। अब वो आपसे पूछ रहा है मेंबर की डेफिनेशन बताओ। तो जब हम मेंबर की डेफिनेशन बताएंगे तो सबसे पहले कहेंगे जो कंपनी के सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है, वो जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है उस दिन वो क्या बन जाते हैं? कंपनी के मेंबर। देखो जब आप मुझे इरादे लिखवा रहे थे ना, उस वक्त आप क्या बन रहे थे? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम क्या है? आपने अपने नाम मेमोरेंडम में ही सब्सक्राइब करवा दिए थे, सर लिखे हमारा नाम, इतने शेयर्स और इतने पैसे, जब बन गई कंपनी तो मैं दे दूंगा आपको। बात समझ आ रही कि नहीं? लेकिन अभी आप मेंबर नहीं बने थे। क्यों नहीं बने थे? कंपनी है ही नहीं। जो चीज हो ही ना उसका मेंबर कैसे हो सकता है? तो आप सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम तो बन गए थे कंपनी बनने से पहले, लेकिन अभी आप मेंबर नहीं थे। लेकिन जब ये कंपनी रजिस्टर्ड हो गई थी उस दिन आप क्या बन गए थे? उस कंपनी के मेंबर। तो कंपनी के मेंबर की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, कहता कौन होता है कंपनी का मेंबर? हम कहेंगे वो जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, पहले पहले पॉइंट ए, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, ये लोग क्या होते हैं? कंपनी के मेंबर होते हैं। उसके बाद कहता है इसके बाद जिस जिस बंदे को भी कंपनी के शेयर्स अलॉट होंगे,
जिस जिस बंदे को भी कंपनी के शेयर अलॉट होंगे या जिस बंदे के पास भी शेयर ट्रांसफर होके जाएंगे, वो बंदा उस कंपनी का क्या बनेगा? मेंबर। जैसे ये मर गए, इनके वरुसा को शेयर चले जाएंगे, या कंपनी कभी पैसों की जरूरत पड़ती है, कंपनी नए शेयर इशू कर देती है, तो जो बंदा उस कंपनी के शेयर्स को खरीदेगा है, या ये किसी को बेच दें, गिफ्ट कर दें, जिस तरह हमने ट्रांसफर के पीछे बात की थी। बात समझ आ रही है कि नहीं? कंपनी का मेंबर कौन होगा? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। वो कंपनी की जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, वो कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद जिस जिस बंदे को कंपनी के शेयर्स अलॉट होके या ट्रांसफर होके जाते हैं, ये मेरे बच्चे, ये कंप्लीट हो गया शेयर से रिलेटेड कंपनी के लिए। लेकिन अगर ये कंपनी शेयर वाली हो ही ना, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल हो ही ना, तो तीसरी दूसरा कौन सा आ जाता है, या यहाँ पे तीसरा कौन आएगा? हर वो बंदा कंपनी का मेंबर होगा गारंटी लिमिटेड कंपनी में जिसका नाम उस कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में आ रहा होगा, तो वो भी मेंबर होगा। यानी कि कोई कहता है कि सामने अगर कंपनी हो तो उसका मेंबर कौन कौन हो सकता है, हम कहेंगे सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम भी, जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी वो भी मेंबर बन जाएंगे। उसके बाद जिस जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर जाएंगे वो भी मेंबर। और अगर ये कंपनी गारंटी लिमिटेड है तो जिस बंदे का नाम इस कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में आ रहा होगा वो भी इसका मेंबर होगा। तो मेंबर की डेफिनेशन 3 नंबर की पूछता है मोस्टली। इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो आपने बताने हैं। कौन कौन लोग होते हैं कंपनी के मेंबर? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। उसके बाद जिन लोगों के शेयर अलॉटमेंट या ट्रांसफर से जाएंगे। उस तीसरे नंबर पे अगर गारंटी लिमिटेड है, अब देखो 2 शेयर से रिलेटेड यही था, जो तीसरा मेंबर बता रहा है वो किसका बता रहा है? गारंटी लिमिटेड का, कि भाई वो भी मेंबर होते हैं, अगरचे उसके पास शेयर नहीं होते लेकिन मेंबर होता है। लेकिन उसकी निशानी क्या है? उसका नाम उस कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में नजर आना चाहिए। याद रखेंगे इस बात को। लोड़ा कहते हैं कि मेंबर्स किसको बोलेंगे, इसलिए लफ्ज आपने बोला था। अब देखो ना, अगर यहीं पे देखें, जब हमने मेंबर की डेफिनेशन पढ़ी है, मेंबर में ये तीनों आ रहे हैं। क्या ये जो तीसरा मेंबर है क्या इसके पास शेयर्स हैं? नहीं। इसलिए हम कहते हैं हर शेयर होल्डर तो मेंबर होता है, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता। क्योंकि एक कंपनी ऐसी भी है जिसमें मेंबर बगैर शेयर्स के ही बन जाते हैं, होते वो मेंबर ही है लेकिन शेयर होल्डर नहीं होते। याद रखेंगे। देखिएगा मेंबर्स, ये पॉइंट ए है मेरे बच्चे, इसको चाहिए था, इसको पॉइंट ए यहाँ पे लिखता, लेकिन बस उसकी बेशर भी। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जब ये लफ्ज पढ़ा है ना, आपके दिमाग में फौरन से वो स्टोरी आनी चाहिए। जब ये कंपनी बन रही होगी या ऑथराइज कैपिटल क्लॉज लिखी जा रही होगी मेमोरेंडम में, इन्होंने कहा होगा लिखे हमारे नाम भी, इरादे लिखे हमारे, हम इस कंपनी के शेयर्स लेंगे। इनके लफ्ज क्या बोलेगा? वो लोग जिन्होंने मेमोरेंडम बनते वक्त ही अपने नाम बीच में सब्सक्राइब कर दिए थे, लिखे हमारे नाम, आर डीम्ड टू बी। अब देखो, अभी ये कंपनी बनी तो नहीं, अभी बनी नहीं है कंपनी, इसलिए लफ्ज क्या बोला? हम समझेंगे टू हैव एग्री टू बिकम मेंबर, कि जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होते हैं, हम समझते हैं कि वो एग्री कर गए हैं कि हम मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन अभी मेंबर नहीं बने क्योंकि कंपनी है ही नहीं अभी। और बन जाएंगे मेंबर कब? एंड बिकम मेंबर ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन, जब कंपनी रजिस्टर होगी, पर्सन बन गई, अब वही सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम क्या कह रहे हैं उसके मेंबर। इस पॉइंट की समझ आ गई? तो ये पॉइंट ए है एक्चुअली। इसको चाहे ए रख के इसको सीधा बी लिखिएगा, ये बीच में कुछ और लिखने की जरूरत आपको नहीं है, या लिख रहे हैं इसके साथ ही आगे, जब बी ए खत्म हो रहा तो साथ एंड एनी अदर पर्सन। और कौन हो सकता है? टू whom इज अलॉटेड और हु बिकम द होल्डर ऑफ एनी क्लास और काइंड ऑफ शेयर। इसका मतलब जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मेंबर होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर भी मेंबर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी मेंबर है। बोला था बात है, इन मेंबर्स में कुछ आगे मजीद तमीज होगी कि जनरल मीटिंग उन मेंबर्स की होगी जिनके पास ऑर्डिनरी शेयर्स हो। प्रेफरेंस वालों का हम मान लो कि जनरल मीटिंग में नहीं बैठने देंगे, हैं वो भी मेंबर। क्या रखना, जिस बंदे के पास भी कंपनी के शेयर्स गए हैं, डिबेंचर्स की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? शेयर्स की, किसी भी शक्ल के शेयर्स हो, वो शेयर्स डिबेंचर ना हो, बॉन्ड्स ना हो, वो लोग क्या कराएंगे? उस कंपनी के मेंबर्स। ये ना हो कि कहीं, मैं कह रहा हूँ गौर करनी है, ये ना हो कि कहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले मेंबर होते हैं, माशाल्लाह आप कहें प्रेफरेंस वाले थोड़ी मेंबर होते हैं, उनको तो हम मीटिंग में बैठे नहीं देते। क्योंकि जब चीज का ना पता हो कानून का, फिर तो हम अपनी अकल के लिहाज से बनाएंगे, और आपकी अकल का आपको सबको पता, आपको भी पता, मुझे पता। मतलब अभी बच्चे हो ना भैया, अगर मुझे नहीं पता था जब तक, तो मैं भी जारी बात ला ही है ना, कानून है, जब लाइन पढ़ ली तो पता चल गया भाई अब ये है। ले बेटा, या इन रिलेशन टू कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब किसकी बात हो रही है? गारंटी लिमिटेड की। एनी पर्सन हु हैज एग्री टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी, जो एग्री करके था मैं भी इसका मेंबर बनना चाहता हूं, एंड हुज नेम्स आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। यहाँ पे लोग ही आएंगे ना, सर मैं भी इस क्लब का इसका मेंबर बनना चाहता हूँ, हम कहेंगे ठीक है ये प्रोसेस फॉलो करो। जब वो प्रोसेस फॉलो करेगा, सारा जो भी फीस शीस ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा, उसका नाम मेंबर्स के रजिस्टर में ऐड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? उस कंपनी का मेंबर। लेकिन निशानी क्या है? उसका नाम कहाँ पे नजर आना चाहिए? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में।
और द टर्म, अब आगे वो जनरल बात बता रहा है, टर्म्स मेंबर्स एंड शेयर होल्डर इज यूज इंटरचेंजेबली। मेंबर को शेयर होल्डर बोल दो, शेयर होल्डर को मेंबर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखना कि जो मेंबर की डेफिनेशन है वो ज्यादा ब्रॉडर है, यानी कि इसमें शेयर होल्डर भी आ जाता है, शेयर्स वाला बंदा भी आ जाता है, बगैर शेयर्स वाला भी आ जाता है। लेकिन जब आप शेयर होल्डर बोलते हो, सिर्फ शेयर होल्डर्स की बात कर रहे होते हैं जिनके पास शेयर्स, हर शेयर होल्डर मेंबर, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता। ऐसे ही मेरे कोई दिक्कत? हमारी क्लास कितने बजे तक है? ये जो आज टाइम आया हुआ ना, कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन अभी हमने डिस्कस किया था। एक मेरे बच्चे होंगे कंपनी बनाने वाले। देखो ये आखिरी दिन है, आखिरी दिन में एनर्जी बिल्कुल डाउन है, यानी कि 7-8 दिन हो गए हो, कोई 8.5 घंटे का इस तरह लगातार बोल के पढ़ाने वाला। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो ना, कोई दिक्कत नहीं होती। सवाल दिया, सुकून से बैठा हुआ बंदा, आप भी सुकून सुकून से लगे हुए, कोई रौले नहीं। ये जो लगातार बोलने वाला मामला ना मेरे बच्चे, यकीन कर लो कि घर में जाके एक लफ्ज बोलने की हिम्मत नहीं होती। 8.5 घंटे जब यहीं पे बोल लिया, दिमाग की बात हुई पड़ी। तो आज तो फिर आखिरी दिन है, आखिरी दिन है, उससे एनर्जी के साथ पढ़ाना काफी मुश्किल है। लेकिन बहरहाल इसको मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह जब मंडे को मिलेंगे तो आगे एरिया भी इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा हमारा, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वाला, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। तो इंशाल्लाह आई होप कि शायद, और मैंने आपको बता दिया ना 5 जुलाई तक आपकी क्लास की टाइमिंग ये होगी। उसके बाद 1.5-पौने 2 घंटे की क्लास हो जाएगी आपकी, ब्रेक करके बीच में। ले बेटा, हमने डिस्कस किया एक कंपनी बनाने वाले होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर या खाली मेंबर। और एक कंपनी, अगर जब कंपनी बन गई तो कंपनी लेदर इंसान बन गई, उसको चलाने वाले उनको क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स। ऐसे में बच्चों, तो कंपनी बनाने वाले और कंपनी चलाने वाले। अब मेरे बच्चे कंपनी बनाने वालों की भी बड़ी सारी मीटिंग्स होंगी, इनकी भी बड़ी सारी मीटिंग्स होंगी, इनकी भी मीटिंग्स होती है मेरे बच्चे, डायरेक्टर्स की भी मीटिंग होती है। अच्छा, डायरेक्टर्स की मीटिंग को कहते हैं बोर्ड मीटिंग। अभी हमने डिस्कस किया था डायरेक्टर्स की मीटिंग के लफ्ज क्या बोला करेंगे, बोर्ड मीटिंग। और बोर्ड मीटिंग में जो फैसले हुआ करेंगे, अच्छा होता ना कोई पॉइंट सामने रखा है, किसी पॉइंट के ऊपर डायरेक्टर ने फैसला करना, अच्छा लोन लें या ना लें, फलानी सब्सिडी को बेच दें या फलानी सब्सिडी को खरीद लें, या इस तरह के करने, इस तरह के जो फैसले होते हैं उनके लिए लफ्ज बोलते हैं। जो सामने रखा है एजेंडा, उसके ऊपर जब वो फैसला हो जाता है, इसको कहते हैं रेजोल्यूशन पास होगी। बात समझ आ रही? तो वहां पे रेजोल्यूशन होती है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, कोई भी पॉइंट सामने आया उसके ऊपर वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद फैसला होता है, फिर डिसाइड होता है कि ये रेजोल्यूशन पास हुई है कि नहीं। बात समझ आ रही है? तो मेरे बच्चे यहाँ पे जो रेजोल्यूशन पास होंगी उसका नाम होगा बोर्ड रेजोल्यूशन। लफ्ज क्या होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास होते हैं उसका नाम क्या होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन। लेकिन मेरे बच्चे जो मेंबर्स की मीटिंग होती है, पहले नंबर पे तो हम देखेंगे इसकी मीटिंग को क्या करेंगे, जनरल मीटिंग। इसमें भी 2 तरह की मीटिंग्स हुआ करेंगे वैसे। वो मेंबर जिनके पास वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स हैं, मतलब ऑर्डिनरी, वो मेंबर जिनके पास वोटिंग राइट्स वाले, नॉन वोटिंग राइट वाले या प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स वाले होंगे इनकी मीटिंग हुआ करेगी, इसके लफ्ज बोला करेंगे क्लास मीटिंग। क्या लफ्ज बोला करेंगे, क्लास मीटिंग। चैप्टर नंबर मेरे बच्चे जो हमारा 8 है, चैप्टर नंबर 8, उसमें यही सारा कुछ जाके डिस्कस करना है। जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होंगे, जो वोटिंग राइट्स वाले शेयर होल्डर होंगे, उनकी मीटिंग के लफ्ज बोला करेंगे जनरल मीटिंग। क्या लफ्ज बोला करेंगे, जनरल मीटिंग। यहां पे सिर्फ इसका यही जिक्र आया करेगा क्लास मीटिंग, अगर ज्यादा से ज्यादा आएगा, और इसका कुछ डिस्कस नहीं करेगा। और नहीं, स्पेशल एजुकेशन जो भी है वहां पे कोई डिस्कस नहीं करेगा। लेकिन यहां पे मेरे बच्चे जो जनरल मीटिंग हुआ करेगी, ये आगे हम मजीद डिस्कस करेंगे जब बड़े होंगे। तो 3 तरह की मेरे बच्चे जनरल मीटिंग है। एक हुआ करेगी स्ट्रेटजी मीटिंग, एक हुआ करेगी एजीएम, एक हुआ करेगी ईजीएम। अभी आपको इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो। जनरल मीटिंग उन मेंबर्स की मीटिंग होती है जिनके पास वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स हैं। और इस मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास होती है वो 2 तरह की हो सकती है। कोई भी रेजोल्यूशन पास होगी वो 2 तरह की हो सकती है, या तो कहेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या कहेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन। बोर्ड मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास होती है वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन कहलाती है, उसमें ऑर्डिनरी और स्पेशल नहीं होते। मैं दोबारा लफ्ज बोल रहा हूं, बोर्ड मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास होती है वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन होती है, उसमें ऑर्डिनरी और स्पेशल नहीं होती। ये जो ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन ये कहां पे पाई जाती है, जनरल मीटिंग के अंदर। अब मैं आपको चैलेंज देने लगा हूं, मैं आप लोगों से कभी ना कभी बोर्ड मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाऊंगा और आप लोगों ने पास कर देनी है। ये मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको। कभी एक वक्त आएगा मैं आपको कहूंगा बताओ ये बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास की है, ये ऑर्डिनरी या स्पेशल है, आपने सबने यक ज़बान बोल देना उस वक्त
सर ये स्पेशल रेजोल्यूशन है। हालांकि मैंने यहाँ पे आपको बताया होगा, बकवास की होगी कि भैया बोर्ड मीटिंग में कभी भी ऑडियो स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होती। कौन सी रेजोल्यूशन पास होती है? सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन। ये जो ऑडियो स्पेशल रेजोल्यूशन सिर्फ कहां पे पास होंगी? जनरल मीटिंग के अंदर। लेकिन बाकमाल लोगों के बाकमाल काम, ये देखिएगा। मैं खुद सोचे इससे बढ़ के क्या हो सकता है। तो मैं आपको कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप लोगों ने रेजोल्यूशन पास कर देनी है बोर्ड रेजोल्यूशन में, स्पेशल या ऑर्डिनरी। तो फिर खुद सोचे। ले बेटा वापस आए। कहता है कि डिसीजन ऑफ द कंपनी आर मेड इन मीटिंग्स थ्रू रेजोल्यूशंस। यानी कि कोई भी वो हो ना, कोई पॉइंट हो किसी के ऊपर भी, किसी चीज के ऊपर, जैसे हमने मान लो कि जनरल मीटिंग हो रही है, जनरल मीटिंग में हमने डायरेक्टर्स इलेक्ट करने हैं या फलाना कोई काम करना है, तो उसके खैर डायरेक्टर्स इलेक्शन का मैं ये तो नहीं कहता कि वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन थे या स्पेशल। फिलहाल ये सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि मेंबर्स के सामने जो भी फैसला होगा, जो भी वो होगा, मैटर होगा, उस मैटर को मेरे बच्चे हम कहते हैं उस पर जब डिसीजन हो रहा होगा, या तो वो डिसीजन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से होगा या स्पेशल रेजोल्यूशन से। जैसे होता है ना कि आज हमारी ये सारी प्रोविंशियल असेंबली का इजलास हो रहा है, एक बंदे ने खड़े होकर एक करारदाद, इसको करारदाद कहते हैं, रेजोल्यूशन पेश कर दी, करारदाद पेश कर दी। जब कोई करारदाद पेश कर दी जाती है उसके ऊपर क्या होती है? वोटिंग होती है। एक ने करारदाद पेश कर दी कि हम इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत करते हैं, तो आप लोग भी करें। लो भाई करारदाद पेश कर दी, इसके ऊपर वोटिंग करो, कौन करता है कौन नहीं। सारे लोगों ने मजम्मत कर दी है। इसको कहते हैं, ये जो करारदाद थी जो यूनानिमसली पास हो गई है, मुतफिका राय से पास हो गई है। हाँ, कुछ ऐसी करारदादें होंगी जो यूनानिमसली पास नहीं होंगी, खास मेजोरिटी से पास होंगी, है? जो भी है, हम अमेरिका की मजम्मत करते हैं। अब कुछ लोग फेवर में वोट देंगे, कुछ अगेंस्ट देंगे, और एट द एंड होगा कि ये करारदाद पास नहीं हो सकी। मेजोरिटी इसके अगेंस्ट थी, मदद नहीं करना चाहते। वो अभी अभी खाना खा के आए। वो खाना खा के आए वहां से। वो नमक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नमक इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए तो कुछ जगहों में कुछ मेहमान आते हैं, उनको सिर्फ नमक खिलाया जाता है ताकि ये नमक हराम ना निकले। उसमें भी इसी तरह मीटिंग हुआ करेगी, लेकिन उसका तरीकाकार पड़ेगा ना। उसमें जो वोटिंग राइट्स होते हैं ना, वो शेयर्स के लिहाज से नहीं होते। आगे जाके पढ़ेंगे, एक शेयर बराबर होता है एक वोट के। अगर आपके पास 100 शेयर हो ना, आप वहां पे 100 वोट कास्ट कर सकते हैं। तरीकाकार देखेंगे उसको। गारंटी लिमिटेड में हर बंदे का एक ही वोट होता है। वोटिंग ऐसी होगी, शो ऑफ हैंड्स है, कोई अगेंस्ट है या फेवर में, चलो भाई हाथ करेगा इस तरह का। खैर देखेंगे इसको। ले भाई अभी सर मैं बताने लगा, पढ़ेंगे इसको मंडे को इंशाल्लाह। ऑन रेजोल्यूशंस क्या होती है? जब कोई करारदाद पेश की गई हो और वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाए। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है मोर देन 50% वोट से। मान लो कि 2 करोड़ वोट पड़े, उस 2 करोड़ में से 1 करोड़ 1 वोट फेवर में पड़ा और 1 करोड़ वोट अगेंस्ट पड़े, तो रेजोल्यूशन पास होगी, क्योंकि मेजोरिटी उस रेजोल्यूशन की फेवर में थी। दोबारा देखना, जब एक करारदाद के हक में 50% से ज्यादा वोट पड़ जाए और वो रेजोल्यूशन पास हो रही हो, इस तरह पास हो रही हो, उसके लफ्ज क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कुछ करारदादें होती हैं नॉर्मल होती हैं, उसके लिए सिंपल, इसको सिंपल मेजोरिटी भी कहते हैं कि क्या हो, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाती है, मतलब मोर देन 50% से। लेकिन मेरे बच्चे कुछ करारदादें बड़ी अहम होती हैं, कुछ मामला बड़े अहम होते हैं। ये अभी मैं रीड नहीं कर रहा, इसको मंडे को देखेंगे। सिर्फ आपको बता रहा हूं, कुछ रेजोल्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब वो जो बड़ी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन होंगी, वो कहते हैं सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं होंगी। पहले देखिएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन बताने लगा, बस इतना याद रखिएगा, बाकी इंशाल्लाह मंडे को देखेंगे। अगर ये जनरल मीटिंग है, इस मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास होगी और उस रेजोल्यूशन का हमने कम से कम 21 दिन पहले नोटिस दिया होगा मेंबर्स को। और जब मेंबर इकट्ठे होंगे उस रेजोल्यूशन के ऊपर वोट कास्ट करने के लिए, उसकी मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी से ये रेजोल्यूशन पास होगी। इस तरह की रेजोल्यूशन को हम कहते हैं, ये क्या है? ये स्पेशल रेजोल्यूशन। अब इसको इकट्ठे करने लगाओ। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है? ऐसी रेजोल्यूशन जो जनरल मीटिंग में पास होती है, मतलब ये कभी बोर्ड में पास नहीं होती, जनरल मीटिंग में। और जनरल मीटिंग किन मेंबर्स की मीटिंग होती है भला? वोटिंग राइट्स वाले शेयर होल्डर्स की। स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसी रेजोल्यूशन जो कंपनी की जनरल मीटिंग में पास होती है, उस मीटिंग का कम से कम 21 दिन पहले नोटिस दिया गया। यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन अगर आपने पास करवानी तो कम से कम कितने दिन पहले मेंबर्स को बताओ? 21 दिन पहले। और फिर जब मेंबर्स आएंगे, वोट कास्ट करेंगे, मेंबर्स की कितनी मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होगी? 3/4। बस 3 बातें लिखनी है अपने अल्फाज के अंदर। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है? सर ऐसी रेजोल्यूशन जो कंपनी की जनरल मीटिंग में पास हो, उस मीटिंग का 21 दिन पहले नोटिस दिया गया हो
और वो मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी से पास हो रही हो, तो हम इसको बोलेंगे ये क्या है, ये स्पेशल रेजोल्यूशन है। और जो सिंपल मेजोरिटी से जस्ट मोर देन 50 से पास हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि कम से कम उसका 21 दिन पहले नोटिस भी दो। इसका मतलब शायद वो बात का शॉर्ट नोटिस के ऊपर भी हम रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं, कहीं पे मजबूरी हो, बताए कभी कहीं पे जाके। आप बात समझ आ रही है कि नहीं? दोबारा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होती है बोला? जो जो सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है, मतलब लफ्ज मेजोरिटी काफी है। वैसे तो अगर देखें सिर्फ मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी का मतलब क्या है, मोर देन 50%। और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? 3 बातें बतानी है। जनरल मीटिंग में पास होती है, जिसका 21 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, और मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी से। अगर आप खाली 3/4 कहेंगे, ये मेरे से शायद अगर 3 नंबर हो, अगर इसके पूछे स्पेशल रेजोल्यूशन को डिफाइन करो 3 नंबर का, तो 3/4 खाली बोलोगे, सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। अगर उसको बाकी 2 पॉइंट नजर नहीं आ रहे, जनरल मीटिंग में पास होती है, उस मीटिंग का कम से कम 21 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, और वो मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी से पास होती है। इसका भी हम सीखेंगे, टोटल मेंबर का नहीं होता। आगे जाके हम पढ़ेंगे कोरम होता है मीटिंग का, उस कोरम का 3/4 है, वो पढ़ेंगे। कोरम वो कम से कम लोग होते हैं जो मीटिंग में होंगे तो मीटिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। जो कोरम होगा, कोरम का 3/4, सारे तो शायद कभी इकट्ठे ही ना हो पाए। याद रखेंगे इस बात का। तो इंशाल्लाह एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, लेकिन उससे पहले हम ये 2 पॉइंट्स इंतहाई अहम है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, मेरा ख्याल है कि ट्यूसडे को ये इंशाल्लाह हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है। जब एक दफ़ा बेस बन गई, उसके बाद इंशाल्लाह सिर्फ एक दफ़ा ब्रेक लगेगी जाके चैप्टर 3 में, वो कोई 4 से 5 दिन लगेंगे। उसके बाद एक ब्रेक लगेगी जाके चैप्टर नंबर 8 में। बाकी सब चैप्टर 2 या 3 दिन के हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो बहरहाल एक दफ़ा चैप्टर 1 खत्म होने दें, इसमें चीज़ों की समझ आपको आ लेने दें, उसके बाद इंशाल्लाह तेज नहीं होगी, स्पीड नहीं होगी, तसल्ली से इंशाल्लाह 5 अगस्त से 6 अगस्त नहीं होगी, ये मेरा आपसे इंशाल्लाह वादा, विद पास पेपर।